नमस्ते दोस्तों, आप सभी को उद्यान आईएसएम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस चीज़ में मैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर 2 लेके आया हूँ। इस लेक्चर में मैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स को डिटेल से डिस्कस करूँगा। साथ ही बीपीएससी एवं यूपीएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करूँगा। चलिए इस लेक्चर का शुरुआत करते हैं। तो अब जैसे जानते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जिसे प्योर सब्सटेंस एंड जो सेकंड है उसे हम लोग मिक्सचर या मिश्रण कहते हैं। तो सबसे पहले प्योर सब्सटेंस को समझते हैं। प्योर सब्सटेंस समान रासायनिक प्रकृति वाले कणों से निर्मित होते हैं। ऐसे मैटर जिसमें सब्सटेंस सेम केमिकल नेचर रखता हो, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट हैं, एलिमेंट्स एंड सेकेंड पार्ट है कंपाउंड। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स को समझते हैं, देन उसके बाद हम लोग कंपाउंड को भी समझेंगे। सो एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे तत्व सबसे सरल रासायनिक पदार्थ से बनते हैं। इसको बनाने के लिए जो रासायनिक पदार्थ होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए और साथ में सभी परमाणु बिल्कुल एक समान होना चाहिए और इसे समान रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा इसके सिंपलेस्ट पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। एंड कंपाउंड में क्या होता है? ये दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे? इसमें दो या दो से अधिक तत्व होते हैं और एक निश्चित अनुपात में मिलाने से और एक रासायनिक संयोजन से बनते हैं। सो कंपाउंड में हमें नोट करने वाली बात है, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स होना चाहिए, पहला पॉइंट। एक निश्चित प्रोपोर्शन में मिक्स होना चाहिए, सेकेंड पॉइंट। और ये केमिकल कंपोजिशन से बनते हैं। भौतिक कंपोजिशन, फिजिकल कंपोजिशन से नहीं बनते, ये केमिकल कंपोजिशन से बनने वाले पदार्थ होते हैं। सो आई थिंक आप कंपाउंड को समझ गए होंगे, आप एलिमेंट को भी समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि एलिमेंट्स को कितने पार्ट्स में ब्रेक किया गया। तो बेसिकली एलिमेंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, धातु, अधातु एवं उपधातु। तो चलिए इसको हम लोग एक बार डिस्टिंग्विश करते हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं कि ये तीनों किस मैटर में डिफरेंट है। तो सबसे पहले स्टेट की बात करते हैं कि मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जनरली मेटल्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। एक्सेप्शन के लिए मर्क्यूरी है जो कि लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। नॉन मेटल जनरली देखिएगा ये लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, गैस फॉर्म भी होते हैं और सॉलिड में ये ब्रिटल सॉलिड होते हैं, क्षणभंगुर होते हैं, ये टूट जाते हैं। मेटलॉइड्स रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं? ये जनरली ब्रिटल सॉलिड होते हैं, क्षणभंगुर टाइप के ठोस होते हैं। अब लस्टर की बात की, इसकी चमक की बात की जाए तो मेटल में क्या होते हैं कि चमकीले होते हैं। तो मेटल तो लस्टर लस्टर शो करता है, नॉन मेटल नहीं शो करते हैं। एंड मेटलॉइड्स भी क्या होते हैं, ये लस्टर्स बिहेवियर शो करते हैं, मतलब ये भी चमकीले होते हैं। सो आप सेकेंड प्रॉपर्टी भी समझ गए। अब मेलेबिलिटी में देखिएगा तो मेटल तो मेलेबल होता है, इसके पतले चादर में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, बट नॉन मेटल और मेटलॉइड्स ये मेलेबल बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मेलेबिलिटी भी आप समझ गए कि मेटल तो मेलेबल होता है बट नॉन मेटल और मेटलॉइड्स मेलेबल नहीं होते। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी हम समझ गए। डक्टिलिटी समझते हैं। तो डक्टिलिटी में देखिएगा कि मेटल तो डक्टाइल होता है, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स ये डक्टिलिटी शो नहीं करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो मेटल जो होते हैं वो हाईली टेंसाइल मटेरियल होते हैं, मतलब इनको हम लोग पतले पतले वायर्स में लंबा बना सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ इतनी होती है ब्रेक नहीं होगा। नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बिल्कुल ही कम होती है और ये ब्रेक हो जाते हैं। सोनोरिटी की बात करें तो सोनोरिटी में मेटल एक अच्छा सोनरस कंपाउंड होते हैं, एक ऐसा मैटर होता है। नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में सोनोरिटी उतनी खास नहीं होती है। बात किया जाए कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो मेटल एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के हैं, नॉन मेटल बैड कंडक्टर है और सम कंडीशंस में मेटलॉइड्स ये कंडक्टिविटी शो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिलिकन्स वगैरह हो गए जो कि कंडक्टिविटी एक पर्टिकुलर कंडीशन में शो करते हैं। अब कोरिजन की बात करें कि मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स में कौन से कोरिसिव होते हैं, कौन से कोरिसिव नहीं होते, तो मेटल तो कोरिसिव होते हैं, ये हमें पता है। नॉन मेटल कोरिसिव नहीं होते हैं और मेटलॉइड्स जो होते हैं वो बेसिकली मेटल्स में मिला के उसको कोरोसिविटी को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। अगर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात किया जाए तो मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, नॉन मेटल का लो होता है और मेटलॉइड्स का
वेरी करता है, ये डिपेंड्स करता है कंडीशन बाई कंडीशंस, इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट चेंज होते रहते हैं। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल में बेसिक डिफरेंस क्या है। इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज को लेके मैंने वन बाय वन आपको डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कंपाउंड। तो कंपाउंड को हमने समझ लिया था, ये दो या दो से अधिक तत्वों के एक एक निश्चित अनुपात में केमिकल कंपोजिशन से बने हुए पदार्थ होते हैं। तो ये जनरली दो पार्ट में डिवाइड किए गए, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक किस कैसे डिवाइड करेंगे, किस किस प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये डिफरेंट है, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो ऑर्गेनिक में पहले स्कोप की बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक के में जो पार्ट्स है उसमें हम बेसिकली ऐसे कंपाउंड को डिस्कस करते हैं जिसमें कार्बन कंटेनिंग हो, कार्बन उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। और रेस्ट ऑफ द कंपाउंड जो होते हैं कार्बन कंटेनिंग छोड़ के, तो उनमें हमें उसे हम इनऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं। बॉन्डिंग की बात किया जाए तो बॉन्डिंग आप देखोगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बट इनऑर्गेनिक कोवेलेंट और आयनिक दोनों बॉन्ड बनाते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में देखिए कि इसके लिए मीडियम कैसी जरूरत लगती है। तो ऑयल बेस्ड मीडियम में ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन करते हैं, और वाटर बेस्ड मीडियम में इनऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन करते हैं। तो अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस देखा जाए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड के। और सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्युबल है या नहीं है, ये कितना सॉल्युबल है उसको समझने के लिए ऑर्गेनिक लेस सॉल्युबल इन वाटर होता है, इनऑर्गेनिक मोर सॉल्युबल इन वाटर होता है। और इनफ्लेमेबल की बात करें तो ऑर्गेनिक मोर इनफ्लेमेबल होता है और इनऑर्गेनिक लेस इनफ्लेमेबल होता है। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉपर्टीज पे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक को देखें तो ये ऑर्गेनिक लेस कंडक्टिविटी शो करते हैं और इनऑर्गेनिक मोर कंडक्टिविटी शो करते हैं। आई होप आप ये डिफरेंस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को समझ गए होंगे, और इनके प्रॉपर्टीज के बेस पे आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को समझ के सॉल्व कर सकते हैं। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर का पहला पार्ट तो था हमारे पास प्योर सब्सटेंस, जिसमें हमने दो चीज़ देखा, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स को फिर मैंने देखा, कंपाउंड्स को भी देखा, उसके प्रॉपर्टीज उसके पार्ट्स को देखा, उसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस थे उसको भी समझा। नेक्स्ट जो केमिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट है वो है मिक्सचर। तो बेसिकली मिक्सचर्स क्या होते हैं उसको समझते हैं, देन इसके डिटेल से डिस्कस करते हैं। और हर साल इसके बेस्ड क्वेश्चंस हमारे स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी में आते ही रहे हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। ये क्या होते हैं, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक के मिश्रण से बनते हैं। तो मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व एवं यौगिक को मिलाने से बनते हैं। और उनमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब हम ये मिलाते हैं तो ये फिजिकल कंपोजिशन होता है। जैसे कंपाउंड में क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन से बने थे कंपाउंड, बट मिक्सचर कैसे बनते हैं, फिजिकल कंपोजिशन से बनते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्व एवं यौगिक को फिजिकली आप मिलाओ तो हमारे मिक्सचर बनते हैं। तो उसके रासायनिक गुण में कोई चेंज नहीं होते, बिना चेंज किए हुए बनाए जाते हैं। मतलब फिजिकल चेंज होते हैं बट उसके केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होते। और इनके जो अवयव होते हैं जिनसे मिक्सचर बनाया गया है उसको सरल यांत्रिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, उसको आराम से हम अलग कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मिक्सचर को समझे तो जैसे पीतल हो गया, तांबा हो गया, जस्ता हो गया, ये सब एग्जाम्पल है मिक्सचर के। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि मिक्सचर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। तो बेसिकली मिक्सचर को हम लोग होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस मिक्सचर में डिवाइड करते हैं, इसको समांगी और विसमांगी बोलते हैं। तो समांगी मिक्सचर कैसे होते हैं, उनके अवयवी पदार्थ जो होते हैं उसके गुण एवं संगठन एक समान होते हैं। हम जिसको मिला के मिक्सचर बना रहे हैं उस पदार्थ का गुण, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कंपोजिशन एक जैसी होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए देखा जाए तो चीनी प्लस जल, नमक प्लस जल, अमोनिया प्लस हवा, ये सारे जो मिक्सचर बन रहे हैं ये सब हमारे समांगी मिक्सचर है। विसमांगी में बात किया जाए तो अवयवी पदार्थ के गुण, इसके प्रॉपर्टीज, इसके कंपोजिशन एक जैसे नहीं होते। एग्जाम्पल जैसे फेरस, फेरस प्लस सल्फर, तो फेरस मेटल एंड सल्फर हमारे कैसे हो गए, ये एक हो गए नॉन मेटल। तो इस तरह से हम देख सकते हैं बालू प्लस नमक, धूलकण प्लस हवा, ये सब ऐसे विसमांगी मिक्सचर है। तो मिक्सचर के हम लोग दो पार्ट्स को देखा और समझा कि समांगी किसे बोलते हैं, विसमांगी कैसे बोलते हैं। समांगी होने के लिए उनके जो अवयवी पदार्थ होते हैं उसके नेचर, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन सेम होना चाहिए, और सेम नहीं है तो वो विसमांगी होंगे।
चलिए आप समांगी मिश्रण का एक फेमस टाइप है जिसको सॉल्यूशंस बोलते हैं, हम उसको अच्छे से समझते हैं और इस पे बेस्ड इनके प्रॉपर्टीज, इनके टाइप्स, इसको डिटेल से देखते हैं। देन हम लोग बाद में फिर इसके डिफरेंसेस को भी चेक करेंगे। सो सॉल्यूशंस बेसिकली होता क्या है, ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है। तो आप समझ गए, ये भी एक मिक्सचर है, बट कैसा मिक्सचर है, होमोजेनियस, और इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन में बेसिकली जो पदार्थ होते हैं, एक सॉलिड होते हैं, एक सॉल्वेंट होते हैं। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जिसकी मात्रा कम होता है उसको सॉलिड बोलते हैं। तो सॉलिड एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। और इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन किया गया है कि साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल जो होना चाहिए वो लेस देन 1 नैनोमीटर होना चाहिए, और बिलियन का कण मिश्रण में एक समान फैले होना चाहिए। तो सॉल्यूशन में जो मिश्रित कण है वो एक समान फैले हुए होना चाहिए, तभी हम सॉल्यूशन बोलेंगे उसे। चलिए आगे देखते हैं। जैसे एक यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कि आयोडीन का टिंचर। आयोडीन का टिंचर फिर क्या होता है, तो इसको समझने के लिए आप पहले यहाँ पे समझिए सॉल्वेंट और सॉल्यूट में क्या डिफरेंसेस है। तो बाय डिफिनीशन देखा जाए तो सॉल्वेंट ऐसे होते हैं एक जिसमें डिजॉल्विंग कैपेसिटी होना चाहिए, जो सॉलिड को अपने में घुला ले। और सॉलिड कैसे होते हैं, जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होके एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करे। और सॉल्यूशंस होने के लिए मैंने बताया था आपको कि दो, ये कैसे होना चाहिए, एक समान रूप से उसमें फैले होना चाहिए, तभी वो सॉल्यूशंस बनेंगे। तो आप समझ गए होंगे सॉल्यूशन को बाय डेफिनेशन सॉलिड के लिए किस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए फिजिकल स्टेट है। तो मोस्टली जो सॉल्वेंट होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया। सॉल्वेंट आपके किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। अगर सॉलिबिलिटी की बात किया जाए तो जो सॉल्वेंट की सॉलिबिलिटी है वो उसकी पोलरिटी और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बट सॉलिड की जो सॉलिबिलिटी है वो उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि सॉलिड का सॉलिबिलिटी डिपेंड करता है उसके सरफेस एरिया पे। बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्यूट के कंपेयर में कम होता है और सॉल्यूट का ज़्यादा होता है। तो इस पॉइंट्स को आप समझिए ध्यान से कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट में उसके प्रॉपर्टीज, डिफिनेशन है, फिजिकल स्टेट, इस पे क्या क्या डिफरेंसेस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक हमने ऊपर देखा था कि आयोडीन का टिंचर। आयोडीन का टिंचर में देख हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि कौन से सॉल्यूट है कौन से सॉल्वेंट है। तो आयोडीन का टिंचर क्या होता है कि उसमें आयोडीन और एल्कोहल का मिक्सचर होता है। तो आयोडीन यहाँ पे सॉल्यूट के जैसा काम करता है और एल्कोहल यहाँ पे सॉल्वेंट के जैसा काम करता है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस मैंने आपको यहाँ पे एक पीडीएफ के थ्रू दिखा रहा हूँ। आप उस डिफरेंस को मैं एक बार डिटेल से डिस्कस करता हूँ, देन फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिखा है कि जो हमारे पास मिक्सचर है और जो कंपाउंड है बेसिकली उसमें क्या डिफरेंसेस है, एक बार ये समझते हैं, देन हमारे लिए आगे की चीज़ समझना और आसान हो जाएगा। तो मिक्सचर क्या होता है, ये भौतिक रूप से मिलाने पे बनता है, और यौगिक क्या होता है, एक रासायनिक कंपोजिशन से बनता है। ये मेन डिफरेंस है। और एक और इसमें डिफरेंस है कि इसमें मिश्रण में एक निश्चित अनुपात नहीं होता है। उसके जो मटेरियल्स, जो अवयव उसमें मिले हैं वो एक निश्चित प्रोपोर्शन में मिश्रण में नहीं होते, पर तत्व में उसको एक यौगिक में उन तत्वों का एक निश्चित अनुपात में मिश्रित किया जाता है। ये आप बात समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट समझिए इसको कि इसको अलग करने के लिए, इनके अवयवों को अलग करने के लिए इसके लिए क्या होता है, शोधन टेक्निक, वाष्पीकरण, क्रोमेटोग्राफी, इन सब मीडिया से इसको अलग किया जाता है। बट यौगिक के लिए, यौगिक के तत्वों को अलग करना काफ़ी मुश्किल है। इसके लिए कुछ ही मतलब फ्यू मेथड्स है, जो केमिकल जो विधियाँ होती है, रासायनिक विधियों के द्वारा इसे अलग किया जा सकता है। तो मिश्रण और यौगिक में बेसिक आप अंतर समझ गए होंगे। और नीचे देखते हैं कि और क्या हो सकता है। तो मिश्रण के पदार्थों को भौतिक, इसमें मिश्रण में बेसिकली रासायनिक परिवर्तन तो होता नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई भी नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता। सेम प्रोडक्ट्स होते हैं, बट उसमें क्या होता है, इसके भौतिक मतलब फिजिकल स्टेट चेंज होता है। यौगिक में क्या होता है, कंपाउंड में इसमें केमिकल कंपोजिशन होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उसके लिए नए पदार्थ का फॉर्मेशन बनने का चांस रहता है, उसमें नए पदार्थ बनते हैं। अब मिश्रण का देखा जाए तो इसका कोई निश्चित बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट्स नहीं होते हैं, बट यौगिक में एक निश्चित बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं। उदाहरण के लिए से देखिए,
मिश्रण क्या, तांबा है, बिस्मथ, क्रोमियम, ये सब हमारे क्या हो गए, मिश्रण हो गए। बेकिंग सोडा, मीथेन, नमक, ये सब ऐसे हैं जिसको हम कंपाउंड्स बोलते हैं। चलिए आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि इस पॉइंट्स को समझ के, क्योंकि इस पे यूपीएससी ने हाल फिलहाल में क्वेश्चंस पूछे हैं, तो पहले इसे समझते हैं कि जल में किसी विलय या अन्य घुलनशील पदार्थ को जब मिलाया जाता है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। क्योंकि सब क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं और इसलिए उसके इवोपरेशंस में इसको इसके रेट को कम कर देते हैं, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक दर बढ़ जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोला, किसी जलीय का विलयन या विलयन छूटा हुआ, किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे आप में उसमें कोई विलय सॉलिड को मिलाते हैं तो वो सॉलिड पार्टिकल सरफेस घेर लेता है और उसके घेरने की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। तथा किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प के दाब की तुलना में कम हो जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझिएगा। उस विलयन में जो है जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में कम हो जाता है। अब कैसे कम हो जाता है आप समझिए। तो जो सॉलिड पार्टिकल है वो भी प्रेशर लगा रहे हैं और जो जल है वो भी प्रेशर लगा रहा है, तो दोनों मिला के वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। बट इसमें क्या हो रहा था कि डायरेक्ट हमारे शुद्ध जल प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, तो इसकी वजह से आप समझो कि इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है कि जो विलयन में जब होता है वाष्प दाब शुद्ध जल के कंपेयर में कम होता है। इसे आप अच्छे से समझ के रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक एक जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है पहले ये समझते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें विलय की मात्रा कम, सॉल्यूट की मात्रा कम घोला जाता है। अगर सॉल्यूट की मात्रा आप ज़्यादा घोल जाओगे तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाते हैं। और सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बनाने के लिए क्या करते हैं, आप उसको वाष्पीकरण करवा दो सॉल्वेंट को, तो सॉल्वेंट को वाष्पीकरण करवाओगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे कि आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशंस मिलेगा। और अनसैचुरेटेड विलयंस को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले विलय की मात्रा, सॉल्यूट की मात्रा अधिक डालिए, हाई टेम्परेचर पे डालिए और सडनली उसको कूल करना स्टार्ट करिए, तो फिर हमारे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस बनते हैं। और इस केस में क्या होता है कि जो कंटेनर के बेस होते हैं वहाँ पे कोई भी प्रिसिपिटेशन जमा नहीं होता, उस पर कोई भी अपवाद अवसाद जमा नहीं होते हैं। बट जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उस केस में कंटेनर के बेस पे अवसाद जमा हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कार्बोनेटेड जल, समुद्री जल, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल हो गए। हवा, धुंध, बर्फ युक्त कॉफ़ी, ये सब जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए दो और पार्ट्स हैं यहाँ पे, सस्पेंशन और कोलाइड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इसको समझते हैं। अगर ये हम समझ गए तो आगे के पार्ट्स और आसान हो जाएंगे। तो सस्पेंशन एक तरह का मिक्सचर ही है, और ये कैसा मिक्सचर है, ये बीज समांगी मिक्सचर है, नॉन होमोजीनियस मिक्सचर है। और इस मिक्सचर में क्या होते हैं कि जो ठोस के कण होते हैं जो उसमें मिश्रित किए गए वो डिस्पर्स हो जाते हैं, जिस द्रव में मिश्रित किए वो डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं। और डिस्पर्स हो जाने के बाद क्या हो जाता है कि जो सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स है वो हमें दिखते नहीं है, वो हम अपनी आंखों से सॉलिड के मॉलिक्यूल्स मिलते नहीं है, सॉलिड के अणु मिलते नहीं है, वो हमें आंखों से घूमते हुए दिखते हैं। सो सस्पेंशन में क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स मुझे मूव करते हुए दिखेंगे और उसको शांत छोड़ दीजिए तो फिर वो बेस में जमा हो जाएंगे। जैसे पानी में मिट्टी का मिश्रण, तो मिट्टी के पार्टिकल्स आपको ऐसे पानी में घूमते हुए दिखेंगे जो अपने नग्न आंखों से आप देख सकते हैं। और ऐसे मिश्रण को हम लोग सस्पेंशन बोलते हैं। कोलाइड में क्या होता है, ये भी एक तरह का नॉन होमोजीनियस मिक्सचर है और इसके कण जो होते हैं वो एक समान फैले होते हैं। मतलब आप उसे अपने नग्न आंखों से देखोगे तो वो दिखेगा नहीं, वो एक समान फैल जाते हैं। और सस्पेंशन में क्या था, वो एक समान नहीं फैलते, वो मिलते नहीं अच्छे से, वो एक समान फैलते नहीं है और आप अपनी आंखों से देख सकते हैं सस्पेंशन वाले को। बट कोलाइड पार्टिकल्स में ऐसा नहीं होता है। इसके वजह से क्या होता है कि वो प्रकाश के जो किरण होते हैं, जो लाइट रे आते हैं, उसको वो फैला देते हैं, फैलने की वजह फैला देते हैं। और इसको आप फिर से शांत छोड़ दो तो ये भी क्या हो जाते हैं, बेस में जमा हो जाते हैं। तो सस्पेंशन भी बेस में जमा हो जाएंगे शांत छोड़ने पे, कोलाइड भी जमा हो जाएंगे। बट दोनों में बेसिक जो डिफरेंस है, उसमें जो सॉलिड पार्टिकल है वो अच्छे से मिलते नहीं है, तो इसे आंखों से देख सकते हैं। और कोलाइड में क्या होता है, वो अच्छे से एक समान मिल जाते हैं तो उसको हम आंखों से देख नहीं पाते। सो आई होप सस्पेंशन और कोलाइड में आप डिफरेंस समझ होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक यहाँ पे स्टूडेंट इफेक्ट है जिसको हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अब इसको समझते हैं टिंडल इफेक्ट होता क्या है, और ये एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है जो कि बाय ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं। अब बोला क्या गया यहाँ पे, बोला कि जब लाइट रे रहता है वो सस्पेंशन और कोलाइड के सॉल्यूशन से जब पास करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, तो उसके लाइट फैल जाते हैं और लाइट का रास्ता दिखाई देता है। तो ये कैसे दिखते हैं, क्योंकि जो उसमें डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं उसके वजह से लाइट हमारे फैल जाते हैं और उसके रास्ते मुझे दिखाई देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए रोशनदान से आने वाला प्रकाश। एक बार और फिर से इसे समझते हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। आप एक निलंबन या कोलाइड सॉल्यूशन लो और उसमें लाइट रे इंसिडेंट करवाओ, तो लाइट जो उससे पास हो रहा है वो मुझे दिखता है, उसका एक रास्ता दिखता है। और रास्ता दिखने के पीछे का वजह क्या है, तो जो डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं उसके वजह से लाइट के पाथ का रास्ता दिखता है। ओके, एग्जाम्पल जैसे हमने बताया कि जो अपने किचन्स में जो और लाइट के रोशनी आते हैं उन ये उनका एग्जाम्पल है। अब समझते हैं कि सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं। तो सॉल्यूशंस के देखिए यहाँ पे लिस्ट में लेके आया हूँ, उसको आप वन बाय वन देखें। जैसे ठोस ठोस सॉल्यूशन, ठोस द्रव सॉल्यूशन, ठोस गैस, द्रव ठोस, ये डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन है। तो वन बाय वन समझिए और इस पे क्वेश्चंस भी पूछे गए। जैसे ठोस ठोस सॉल्यूशंस में का मतलब क्या हुआ कि आपका जो सॉल्यूट भी वो भी ठोस है और सॉल्वेंट भी ठोस है। जैसे हम लोग बनाते हैं मिश्र धातु, जैसे तांबा और कांसा, ये सब कैसे हैं, तांबा और कांसा, तो ये सब हमारे मिश्र धातु है। ये ठोस और ठोस के सॉल्यूशन है। जैसे ठोस द्रव, तो आप सॉल्यूट ठोस ले लो और सॉल्वेंट द्रव ले लो। जैसे जल हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और सॉल्यूट हमारा क्या हो गया, नमक, चीनी और चीनी का घोल, ये सब हमारे क्या हुआ, ठोस द्रव। तो सबसे पहले जो लेफ्ट साइड में रहता है वो आपके रहते हैं सॉल्यूट, और राइट में ठोस द्रव मतलब ठोस सॉल्यूट हो गया और द्रव सॉल्वेंट हो गया। आई होप समझ गया। जैसे ठोस गैस, तो ठोस आपका सॉलिड हो गया, गैस आपका सॉल्वेंट हो गया। तो समझिए जैसे वायु में आयोडीन, आयोडीन हमारा क्या हो गया, सॉलिड हो गया, और जो एयर है वो मेरा सॉल्वेंट हो गया। जैसे कपूर का विलयन, तो कपूर मेरा सॉलिड हो गया और उसका जो विलयन है जिसमें वो मिलाया गया है वो हमारा सॉरी वो एयर में जो रिलीज हो रहा है वो गैस हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट। द्रव ठोस, तो द्रव यहाँ पे हमारा सॉलिड हो गया और ठोस हमारा सॉल्वेंट हो गया। जैसे जिंक के मिश्रण में पारा, तो जिंक पारा हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सॉलिड हो गया, जिंक क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। सेम तरीके से आप देख सकते हैं द्रव द्रव, लिक्विड लिक्विड, तो जैसे जल में एल्कोहल, जैसे एल्कोहल मेरा हो गया आपका सॉलिड और आपका वाटर हो गया सॉल्वेंट। टॉल्यून में बेंजीन, टॉल्यून में बेंजीन, टॉल्यून आपका हो गया सॉल्वेंट और बेंजीन हो गया सॉल्यूट। द्रव गैस, द्रव आपका सॉल्यूट गैस सॉल्वेंट। जैसे हवा में एरोसॉल, हवा में एरोसॉल और जलवाष्प, जैसे एयर हवा हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और एरोसॉल और जो जलवाष्प वो हमारा सॉल्यूट हो गया। गैस ठोस देखिए, गैस और ठोस, गैस मेरा हो गया सॉल्यूट, ठोस हो गया सॉल्वेंट। जैसे पोलोडियम में अवशोषित हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन मेरा यहाँ पे सॉल्यूट है और पोलिडियम, पोलिडियम हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए सॉल्वेंट हो गया। सेम तरीके से गैस द्रव, सोडा जल, गैस गैस, गैसों का मिश्रण, ये टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हो गए। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं उसमें डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम करके होते हैं। अब हम समझेंगे, जैसे वहाँ पे हमने समझा कि सॉलिड और सॉल्वेंट होते हैं, सेम तरह से कोलाइड में एक डिफरेंट नोमेनक्लेचर गया गया, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। तो परिचित प्रावस्था को डिस्पर्स फेज बोलते हैं और परिक्षेपण माध्यम को डिस्पर्सिंग मीडियम बोलते हैं, कि जिसमें वो मिल रहा है, मतलब ये सॉलिड के जैसा काम करेगा, ये सॉल्वेंट के जैसा। जैसे ठोस सॉल बोला गया, ठोस सॉल मतलब हमारे लिए जो डिस्पर्स डिस्पर्स फेज है वो भी ठोस है, डिस्पर्सिंग मीडियम भी ठोस है। जैसे रंगीन पत्थर, दूध या कांच। जैसे आप जेल ले लो, जेल क्या होता है, आपके पास द्रव जो हो गया सॉल्यूट के जैसा हो गया, जिसको हम लोग डिस्पर्स फेज बोलते हैं, और डिस्पर्सिंग मीडियम हमारे लिए हो गया ठोस। जैसे जेली, पनीर, मक्खन, मक्खन वगैरह ये सब कैसे हो गए, ये हो गए हमारे पास द्रव ठोस, द्रव हमारे हो गए डिस्पर्स फेज और ठोस हो गए डिस्पर्सिंग मीडियम। सेम तरीके से आप सोल देख सकते हैं, फोम देख सकते हैं। फोम क्या है, गैस द्रव, गैस यहाँ पे सॉलिड के जैसा मतलब डिस्पर्स फेज के जैसा हो गया, और डिस्पर्सिंग मीडियम हो गया द्रव, जैसे साबुन के बुलबुले। आप इसे समझ सकते हैं। एरोसॉल, एरोसॉल में जैसे कि हो गया कोहरा, कुहासा, बादल। तो इसमें कोहरा कुहासा मतलब जो बूंद होते हैं वो कैसा बिहेव करते हैं,
हम लोग डिस्पर्स फेज जैसा और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस जैसा बिहेव करते हैं। चलिए आप इसे समझ गए होंगे। एक बार थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि विलियन, सस्पेंशन मतलब सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड में क्या डिफरेंस है। एक बार अच्छे से यहाँ पे लिस्ट दिया हो, आप इसे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए से अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं, उसके इफेक्ट से देखते हैं। जैसे विलियन क्या होता है, साफ होता है, पारदर्शी होता है और सामंगी होता है, होमोजीनियस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर होता है। निलंबन क्या होता है, वो धुंधला रहता है और ये आपको पता है ये कैसे मिक्सचर है, नॉन होमोजीनियस है और ये कम से कम दो पदार्थ इसमें दिखाई देते हैं, एक सॉल्यूट के भी दिखाई देते हैं, एक सॉल्वेंट के भी दिखाई देते हैं। बट कोलाइड में मैंने बोला तो एक समान मिल जाता है, मतलब यहाँ पे दो तो दिखाई नहीं देते हैं, बट ये बीसमांगी होते हैं और धुंधला भी होते हैं। अब कण के आकार देखिएगा तो 10⁻⁻7 से 10⁻8 होता है बिलियन का, 10⁻6 से 10⁻5 होता है, 10⁻5 से 10⁻7 होता है। तो मतलब निलंबन के जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं इनके आकार ज़्यादा होते हैं। प्रकाश का प्रभाव अगर आप देखते हैं तो प्रकाश बिना किसी परिवर्तन के कणों के माध्यम से गुजर जाता है, बिना डेविएट हुए पास हो जाता है। अब निलंबन में देखिएगा तो वहाँ पे आपको प्रकाश का अभाव मतलब दिखेगा नहीं, वो लगता है ऐसा लगेगा कि ऑब्जॉर्व हो गया। बट इसमें देख कोलाइड में देखिएगा तो इसमें परावर्तित होते हुए देखेंगे। इस तरह से वो होमोजेनियस जो सॉलिड के पार्टिकल मिल जाते हैं तो उसमें परावर्तित होते हुए दिखता है। विलियन में ये टिंडल इफेक्ट दिखता नहीं है और निलंबन सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट दिखते हैं, जो हमने अभी आपको समझाया था कि लाइट रे हमको उसका मार्ग दिखाई देता है ड्यू टू डिस्पर्स पार्टिकल की वजह से, तो हमने वो समझाया था आपका। और इस बिलियंस को देखने के लिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की ज़रूरत लगती है। और अब निलंबन में आपको पता है कि वो आपको नग्न आँखों से दिखता है और इसके लिए भी कोलाइड के लिए भी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की ज़रूरत लगती है। और वो अवसाद प्रिसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा वो देखते हैं। बिलियन में तो बिल्कुल नहीं होता क्योंकि ये एक निश्चित मिश्रण होते हैं और इन दोनों में शांत छोड़ देने पे वो सतह पे बैठ जाते हैं। तो आप ये डिफरेंस भी समझ गए। जो सबसे इम्पोर्टेंट आज के लेक्चर का डिस्कशन है वो है कि जो सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स इन मिक्सचर, मिक्सचर्स में जो कंपाउंड्स है उसको कैसे सेपरेट करेंगे, हम उसको कैसे अलग कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं जो यहाँ पे लिस्टेड है, आप वन बाय वन देख सकते हैं और इस पर जनरली क्वेश्चंस भी रहे। जैसे एग्जांपल के लिए अपकेंद्रन सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड हो गया, अ, आपको वेपोराइजेशन हो गया, सब्लिमेशन मेथड हो गए, आपका क्रोमेटोग्राफी हो गया। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे मेथड्स हैं जिसको मुझे समझना है। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं और इनके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस हैं उस इसके बाद हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन समझते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन को समझने के लिए कि देखिए एक छानन विधि होता है। छानन विधि मतलब एक फिल्टर पेपर होता है, आप उस पर मिक्सचर को रखिए और फिर मिक्सचर अपने कहने के अनुसार एडजस्ट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। बट जब ऐसा नहीं हो पाता है तो हम क्या करते हैं कि उसको घुमाते हैं, तीव्र गति से उस मिश्रण को घुमाते हैं। उस घुमाने की वजह से क्या होता है, जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जो हल्के कण होते हैं ना वो ऊपर आ जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं कि आप एक कंटेनर में मिक्सचर ले लो और इसको जोर जोर से घुमाओ। घुमाने के बाद जो भारी भारी पदार्थ होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, जो हल्के वाले होंगे वो सरफेस पे आ जाएंगे और आप इसको छान सकते हैं। तो ये हमारे प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स के लिए दूध से क्रीम निकालने की प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन है। कपड़े से जो साफ होते हैं वॉशिंग वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से होते हैं। रक्त एवं जो पेशाब की जांच होती है प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में, वो भी सेंट्रीफ्यूगन प्रोसेस होते हैं। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, वेपराइजेशन। सो वेपराइजेशन तो आप जानते हैं कि इस विधि द्वारा क्या करते हैं, ठोस पदार्थ एवं द्रव के मिश्रण को पृथक किया जाता है। ठोस पदार्थ एवं द्रव के मिश्रण को पृथक करने के लिए हम लोग वेपराइजेशन का यूज करते हैं। जैसे समुद्री जल से है उसमें नमक अलग करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग वेपराइजेशन टेक्निक का यूज करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, सब्लिमेशन, जिसको हम लोग ऊर्ध्वपातन भी बोलते हैं। तो सब्लिमेशन में क्या होता है कि एक तरह का ये भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें कोई भी पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में चले जाते हैं। मतलब जो इंटरमीडिएट फेज है लिक्विड, वो उसमें नहीं जाते, डायरेक्ट ठोस से कहाँ चले जाते हैं, गैस में चले। जैसे कपूर हो गया, कपूर क्या ठोस है, आप जैसे इसको जलाओगे ये सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड फेज में नहीं आते। सेम आयोडीन हो गया, नेप्थलीन हो गया, ये सब कैसे शो करते हैं, अपने मध्यवर्ती जो द्रव से तो उसमें नहीं जाते हैं, डायरेक्ट वो गैसेस स्टेज में चले जाते हैं। तो आप इसे समझ गए होंगे। तो अब ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग ऐसे मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है जिसमें सब्लिमेबल वोलेटाइल सॉलिड हो
और नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी हो, ऐसे जो भी मिश्रण होंगे उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को अलग करना। रेत और नेप्थलीन है तो आप जैसे उसको आप गर्म करोगे, नेप्थलीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और रेत बचा रह जाएगा, तो अलग हो गया। कपूर और सोडियम क्लोराइड हो गए, जैसे आप गर्म करो कपूर गैस में कन्वर्ट हो गया, बस सोडियम क्लोराइड आपको बच जाएगा। जैसे नमक और अमोनियम क्लोराइड हो गए, ये सब मिक्सचर सेम सब्लिमेशन प्रोसेस से होते हैं। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। और इस पे तो क्वेश्चंस भी आया हुआ जो आपको मैं दिखाऊंगा, बीपीएससी ने पूछा है कि रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को अलग अलग करने के लिए कौन सी प्रोसेस लगती है। तो आप समझ गए हैं, अभी आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट समझते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है कि किसी सॉल्वेंट में एक से ज़्यादा सॉल्यूट अगर मिले रहते हैं तो उस सॉलिड्स को अलग अलग करने के लिए जो प्रक्रिया है उसको क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। तो क्रोमो का मतलब क्या होता है? क्रोमो का मतलब होता है कलर। सबसे पहले इसका यूज़ कलर के लिए किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमोटोग्राफी पड़ा है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए समझो कि डाई में रंगों को अलग करना। जो डाई है उसमें रंग दिया हुआ, उसको अलग करने के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। जैसे रक्त में, जैसे आप सिगरेट वगैरह लोग पीते हैं, शराब पीते हैं, तो उसमें निकोटीन वगैरह चले जाते हैं। ड्रग्स लेने पे जैसे उसमें विषैले पदार्थ चले जाते हैं, तो रक्त से विषैले पदार्थ वगैरह को अलग करने के लिए भी हम लोग क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। तो ये वेरी वेरी यूजफुल मेथड है। नेक्स्ट जो हमारे पास है मेथड, उसको हम लोग बोलते हैं आसवन। आसवन मीन्स हो गया डिस्टिलेशन। आसवन मीन्स डिस्टिलेशन, आप इसको समझिए। तो जब किसी बिलियन के घटकों को बॉइलिंग पॉइंट पे अलग किया जाता है, जब बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाता है उस पे किसी भी जो बिलियन है उसके घटक को अलग किया जाता है, तो ऐसे वाले मेथड को हम लोग डिस्टिलेशन मेथड बोलते हैं। इस मेथड में क्या होता है, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाए, जैसे एसीटोन और जल के मिश्रण, एल्कोहल और जल के मिश्रण, मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाके हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग करते हैं। ऐसे मेथड को डिस्टिलेशन बोलते हैं। जैसे आपने ये भी देखा होगा कि पेट्रोलियम के उत्पादों को विभिन्न विभिन्न घटकों में ब्रेक किया जाता है। ये किसके द्वारा होता है? तो इसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। एक डिस्टिलेशन का ही टाइप है, बट उसमें फ्रैक्शनल मतलब इस पेट्रोलियम के उत्पादों में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो इसको फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन हम लोग अलग करते जाते हैं। आप आई होप आप ये समझ गए होंगे। बस दो घुलनशील को अलग करना है तो डिस्टिलेशन, दो से ज़्यादा हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट एक और मैटर है जिसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जब ठोस और द्रव पदार्थ को पृथक करना हो तो ऐसे होते हैं। तो आप इसे क्या करो, इस प्रक्रिया में द्रव में जो उपस्थित शुद्ध अशुद्धियाँ होते हैं उसको शांत छोड़ दिया जाता है, और जो ठोस होते हैं वो कंटेनर में के जो तल होते हैं उसमें जाके जमा हो जाते हैं। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो मेथड है वो क्रिस्टलेशन है और ऑस्मोसिस है, और एक और बच गया जिसको हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अब हम इसे समझते हैं। तो क्रिस्टलेशन विधि में हम किसको कहाँ उपयोग करते हैं? इसका उपयोग किया जाता है ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो इस विधि से क्या करते हैं हम लोग, क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस विलयन को अलग किया जाता है। तो क्रिस्टल के रूप में हम लोग शुद्ध ठोस को अलग करते हैं। जैसे समुद्र के जल से हम लोग नमक निकालते हैं, तो वो नमक में बहुत सारा अशुद्धियाँ होता है, तो उसकी अशुद्धि को दूर करने के लिए हम लोग क्रिस्टलेशन करते हैं। मतलब एक इम्पॉर्टेंट है। जो हम लोग डेली यूज में सॉल्ट यूज करते हैं उसको किस प्रोसेस से शुद्ध किया जाता है? तो क्रिस्टलेशन से किया जाता है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। या आप जैसे जल में भी बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, तो आपने एक मेथड पढ़ा होगा कि जल में फिटकरी को मिला दिया जाता है, और फिटकरी मिलाने से क्या करते हैं, वो अशुद्धियों के साथ मिलके एक बड़ा साइज का पार्टिकल बन जाते हैं और वो बेस में जाके जमा हो जाते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि ऊपर के जल साफ हो जाते हैं। आप इसे समझ गए होंगे। क्रिस्टलेशन एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, जिस जैसे हम लोग अभी बताए कि जल को शुद्ध करने के लिए यूज करते हैं, नमक को शुद्ध करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब ऑस्मोसिस को हम समझते हैं, देन फिर रिवर्स ऑस्मोसिस को समझें। ऑस्मोसिस में क्या करते हैं कि अगर कोई बिलियन में दो ऐसे अ, अवयव हैं जिसका कंसंट्रेशन अलग अलग है, तो उस कंसंट्रेशन को अलग अलग को हम लोग हटाने के लिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल्स के लिए आप समझिए कि ये आपका सॉल्यूशन है यहाँ पे, और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दीजिए, और यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दीजिए, और यहाँ पे आप सॉल्वेंट रखिए। तो इस साइड हमारा सॉल्वेंट हो गया, और ये हो गया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्वेंट क्या करते हैं, इस साइड से इस सॉल्यूशंस में आने लगते हैं,
इसका मतलब क्या हुआ, तो समझिए इसमें कि ये जो अर्ध परागम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है इससे अलग होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ वाटर। तो वाटर का कंसंट्रेशन इधर रहता है क्या, तो वाटर क्या करेंगे, वाटर कंडीशन मतलब ये जो मीडियम होगा इसको तनु मीडियम बोलते हैं, तनु सॉल्यूशन बोलते हैं। तो तनु से इधर क्या रहा है, ये सॉल्वेंट अधिक है, तो लो कंसंट्रेशन वाले साइड से हाई कंसंट्रेशन वाले साइड में वाटर का फ्लो हो रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का क्या तरीका होगा कि तनु माध्यम से हम लोग कंसंट्रेटेड माध्यम में वाटर का फ्लो होता है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो कम सांद्रता वाले से अधिक सांद्रता वाले की ओर गति करते हैं। तो आप समझ गए कि झिल्ली के थ्रू क्या करते हैं, कम सांद्रता मतलब तनु मीडियम से अधिक सांद्रता हाई कंसंट्रेशन के साथ मूव करते हो। कैसे मूव करते हैं आप समझ गए यहाँ से, क्योंकि जो इस साइड आप देखोगे तो ये जो तनु है मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ज़्यादा, वाटर ज़्यादा, वाटर ज़्यादा मतलब उसका क्या हो गया, कंसंट्रेशन कम हो गया। अब ये वाटर इधर से इधर आता है इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तो इधर का कंसंट्रेशन हाई। तो ऐसे प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। और ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसके लिए हमें अलग से कोई अलग से एनर्जी या फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली होते हैं। आप इसको ऐसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से आप सेपरेट कर दो तो खुद ब खुद सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाता है, सॉल्वेंट का साइज कम होता है इसलिए इसको पास होकर वो इधर आ जाते हैं। आई होप ये प्रोसेस आप समझ गए होंगे। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए कि आपका ये कंटेनर है, आप इसमें वाटर फिल कर दो और इसमें किशमिश को रख दो, तो किशमिश में रखने में आप सुबह देखोगे कि किशमिश से ये फूल जाता है, फूल के बड़े बड़े साइज में हो जाएंगे। ये कैसे हो जाते हैं, तो किशमिश जो है वो हाई कंसनट्रेशन है और ये जो वाटर है आपका ये सॉल्वेंट है लो कंसनट्रेशन, तो ये वाटर जो होता है वो इसमें इन कर जाता है, अंदर फ्लो हो जाते हैं, गति करते हैं अंदर की तरफ, इसलिए उसके साइज फूल जाते हैं। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट समझते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, सेम प्रोसेस में एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपका सॉल्यूशन था और ये इधर सॉल्वेंट से कनेक्टेड था एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, और इधर हमारा सॉल्वेंट था। लेट सपोज दैट ये सॉल्वेंट है वाटर और ये हमारा था सॉल्यूशन। अब इधर आप क्या करिए कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक पिस्टन लगा दीजिए और इधर हम एक वाटर है, तो यहाँ पे वाटर इंटर हो रहा है। अब ये वाटर क्या है आप समझोगे यहाँ पे कि अगर मैं कुछ भी नहीं करूँगा तो यहाँ पे ये इधर से इधर जा रहा था, बट आप इसको रोकना है तो आप क्या करोगे, इधर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाओ, फोर्स एक्सटर्नल लगाओ जो प्रेशर क्रिएट करे इस पिस्टन पे। ये क्या कर रहा है, ये जो वाटर का फ्लो था इसको रोक देगा। धीरे 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 लगाते जाओ, ये धीरे धीरे रुकते जाएगा रुकते जाएगा, एक ऐसा कंडीशन आएगा कि वाटर का फ्लो रुक जाएगा। फिर से एक्स्ट्रा प्रेशर लगाओ, इस पर फोर्स लगाते जाओ, इसको इंक्रीज कराते जाओ, तो अब इधर से जो वाटर थे वो इधर की तरफ फ्लो करने लगेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब इधर क्या हो गया, ये वाटर फ्लो होके इस साइड आ गए, मतलब जो प्योर वाटर थे वो सब इधर की तरफ आ गए और जो आपका सॉलिड पार्टिकल था जो यहाँ पे अशुद्धियाँ थे वो सब यहाँ पे जमा हो गए, तो हमें प्योर वाटर इधर मिल गया। इसी को हम लोग बोलते हैं आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। चलिए हम लोग समझते हैं, प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन आए हो तो उसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे पहला क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथना क्या हो जाता है। तो अभी हमने बताया था कि अशुद्धि मिलाने पे जो शुद्ध जल रहते हैं उसके सरफेस पे ये जाके अशुद्धियाँ जमा हो जाती है। इसकी वजह से यहाँ पे जो इवोपरेशन का रेट होता है, इवोपरेशन का जो रेट होता है वो हमारा कम हो जाता है, और रेट कम होने जाने की वजह से इसका क्वथनांक बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है। आप समझ गए इसका। जैसे ठोस ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पहले ठोस था और डायरेक्ट वो किसमें गैस में कन्वर्ट हो रहा था, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, मतलब वर्ध हुआ था डायरेक्ट, ये प्रोसेस पे दिया हुआ। ये भी बीपीएससी देखिए आया हुआ क्वेश्चन है। अब क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है। ये देखिए फिर से बीपीएससी का 2019 का क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है। आपको अभी मैंने बताया था कि तत्व कितने टाइप में डिवाइड हुए थे, तो तत्व 3 पार्ट में डिवाइड हुए थे। एक मेटल था, नॉन मेटल था एंड मेटोलाइट्स था। आई होप आप इसे समझ गए हो। तो इसमें गैस, ये मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट, तो गैस तो नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट देखते हैं कि ठोस अशुद्धियों को शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रिया अपनाया जाता है। तो ठोस के लिए अभी मैंने बताया था कि ठोस अशुद्धि के लिए क्या क्या तरीका था। एक तो हमारे पास आसवन का टेक्निक था, और दूसरा क्या टेक्निक है, दूसरा एक था हमारे पास क्रिस्टलीकरेशन। तो क्रिस्टलीकरण भी था, एंड कौन सा टेक्निक था हमारे पास, क्रिस्टलीकरण से भी होता है, ऊर्ध्वपातन से भी होता है, आसवन से नहीं होता। आसवन जो होता है उसमें हम लोग लिक्विड के अलग अलग फेज को हम लोग अलग करते हैं। जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बताया कि पेट्रोलियम के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं उसको अलग किया जाता है। तो क्रिस्टलीकरेशन भी होता है। ऊर्ध्वपातन में आपने बताया था रेत और नेप्थलीन में से क्या किया था, नेप्थलीन को अलग कर देते थे, रेत बचा था। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों है, ए ऑप्शन नहीं है, तो ए हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है। एक ठोस को सीधे गैस में क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन वर्धपन, डायरेक्ट ये था। जैसे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से क्या यूज करते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में मैंने बोला था कि कोई एक मिश्रण है, सॉल्वेंट है, उसमें सॉल्यूट एक से ज़्यादा मिले हुए हैं, तो उस सॉल्यूट को अलग करना है तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज करते हैं। इसलिए इसके आप देखो तो ऑप्शन डी सही हो गया। अब नेक्स्ट समझिए कि बोला गया कि कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडल तंत्र अभिव्यक्त है। ये द्रव में गैस है, ये गैस में द्रव है, तो आप समझिए कैसा है। तो इसको समझने के लिए आपको एक बार ध्यान, कोहरे कोहरे क्या होता है, तो कोहरे में वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स वो गैसेस में जाके मिलते हैं। तो गैसेस में जाके क्या होता है, गैस में द्रव। तो गैस में क्या आ रहा है, द्रव आ रहा है, गैस है उसमें क्या आ रहा है, और द्रव मतलब वाटर आ रहा है, इसलिए गैस में द्रव, ये सही हो गया। आई होप आप इसे समझ गए। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है प्रासरण के प्रक्रम में, ये क्वेश्चन दिया हुआ देखिए IS 2005 का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझते हैं। कि बोला कि ओस्मोसिस प्रकरण में क्या होता है, सांद्र घोल से तनु नहीं, अभी बताया था हमने कि तनु से किधर जाते हैं, इधर से इधर की तरफ आते हैं, ना कि इधर से इधर जाते हैं, मतलब पहला तो गलत हो गया। और बोला रिवर्स ऑस्मोसिस में तनु घोल पे बाह्य दाब लगा जाता है, तनु पे नहीं लगा जाता। आपको अभी जस्ट मैंने बताया था बिलियन पे लगाया जाता था। जैसे ये बिलियन था, सॉल्यूशन था, और ये किससे कनेक्टेड था, सॉल्यूट से, सॉल्वेंट से कनेक्टेड था, और इधर सॉल्यूशन की तरफ हमने दाब लगाया था। आई होप आप इसे अभी याद किए होंगे, जस्ट मैंने डिस्कस किया। तो ये मेरा हाई कंसंट्रेशन वाला था, ये तनु था। तो तनु पे नहीं लगा जाता, ये ज़्यादा वाले पे लगाया जाता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ना ही वन ना ही टू। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये इसका। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछा गया। तो किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, ये तो सही है। किसी विलयन में विलय का योग इसके जल के विभव से बढ़ जाता है। अब इसको समझते हैं पहले। किसी विलयन में जल का वाष्प शुद्ध जल की तुलना में कम होता है, ये अभी अभी भी डिस्कस किए थे, ये कम होता है। और जब किसी विलयन को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने पर जल का प्रभाव को, यस अभी तो देखे थे, क्योंकि हमें ऑस्मोसिस को रोकना था तो हमने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया था, और ज़्यादा एक्सटर्नल लगाया तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया। तो मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो उसने गलत बोला था तो गलत तो फिर बी होगा। अब नेक्स्ट समझिए, बोला कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। अभी तो हमने बताया था कि उसको अलग करने के लिए कौन सा प्रोसेस है, तो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन से तो अलग करते हैं ना, नेफ्थलीन क्या हो जाता है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है और रेत बच जाता है, तो सब्लिमेशन। सो आई होप हमने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी मैंने डिस्कस किया, और जितने मैटर्स से उसको हमने डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश किया होंगे। आप इसे समझ गए होंगे। एक बार क्वेश्चंस को आप पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।